युवा कृषक हैं बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपनी खेती निर्वाह कर रहे हैं, पढ़े-लिखे कृषक हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने खेती के अनुभव जो प्राकृतिक खेती वो कर रहे हैं, उनके अनुभव और कितने सालों से खेती कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं, वो पूरे अनुभव अपने सदन में रखें। तो मैं ऋषिराज जी को आमंत्रित करता हूँ, वो सादर आमंत्रित हैं, ऋषिराज जी राजपूत। जी, सदन को नमस्कार, मेरा प्रणाम। सभी को राम राम। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, कृपया मेरा चरण स्पर्श को स्वीकार कीजिए। और जो मेरे साथ के हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरे प्रेम और मेरे स्नेह को स्वीकार कीजिए। अ, श्री मीना जी ने मेरा परिचय तो दे दिया है। मैं एक छोटा-सा किसान हूँ, जो मीना जी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और उनके माध्यम से मैंने जैविक खेती की या प्राकृतिक खेती जिसको कहा जाए, तो उसके विषय में बहुत ही विस्तार से सीखा है। क्या मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है? जी हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है। जी, जी। अब जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले हम एक छोटा-सा श्लोक है, मातु भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। मतलब धरती माँ हमारी माँ है और हम उसकी संतान हैं। ऐसे ही मेघों को पितृ कहा गया है और ये दोनों मिलके हमारा पालन करते हैं। और प्राकृतिक खेती भी कुछ यही है, जो सिर्फ़ एक मनुष्य का नहीं, सारे जगत का, सारे सृष्टि के, सारे जीवों का पालन करती है। अब मीना जी ने मेरा एक परिचय दे दिया है। अब छोटी-सी बात है, मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरी प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे हुई। 2012 का समय था और मैं अच्छे गाँव का रहने वाला हूँ, शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन, सब कुछ शुद्ध खाता था। और तो मेरा ये विचार था कि मैं भविष्य में खेती ना करूँ, क्योंकि पिताजी जैसे परेशान होते थे, मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे क्या करना है खेती करके? और ज़्यादातर आज भी जो किसान पिता है, वो यही सोचते हैं कि हमारा बेटा खेती में ना फँसे, कुछ व्यवसाय करे या नौकरी करे। तो मैं भी कुछ इसी प्रकार था। गर्मियों की बात थी, बहन की शादी थी, कार्ड बाँटते-बाँटते मैं अचानक बीमार हो गया। और वो बीमारी इतनी भयंकर थी मुझसे पेट से संबंधित कि मैं उसमें परेशान हो गया कि मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ, शुद्ध भोजन, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, हर चीज़ शुद्ध ही सेवन करता हूँ। ऐसा क्या कारण है कि मुझे बीमार होना पड़ा? वहाँ से फिर अ, मेरे गुरुजी, जिनको मैं कभी मिला नहीं पर मैं अपना गुरु मानता हूँ आत्मा से, श्री राजीव दीक्षित जी को सुनना शुरू किया। वहाँ मुझे समझ में आया कि हम किसके लिए जी रहे हैं। जन्म लेंगे, जब तक माँ-बाप है सेवा करेंगे, नौकरी करने चले जाएँगे, उनको छोड़ देंगे। फिर पत्नी, बच्चे, उन्हीं में घिसते रहेंगे, पैसा कमाएँगे, उनको दे जाएँगे और छोड़ जाएँगे। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। सुबह उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया, टाई लगाई, नौकरी पे। शाम को आए, बैग रखा, बच्चों के साथ थोड़ी देर घूमे फिरे, टहले, सब मनोरंजन किया और सो गए। आपने कुछ नहीं किया। 84 लाख योनि में आपको एक मनुष्य तन मिला, जिसको सबसे अच्छा माना जाता है। उस जगह पर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आए और इस दुनिया से चले गए। वहाँ फिर मुझे राजीव दीक्षित जी के माध्यम से पता चला कि आप ऐसा कुछ करिए, यदि किसी के लिए नहीं कर सकते, तो जीवन पर्यंत आपको ये रहे कि चलो, हमने कुछ नहीं किया, पर हमने कुछ खराब भी नहीं किया। हमने प्रकृति को सुधारने की कोशिश की। देखिए, प्रकृति ऐसी चीज़ है जो अपने आप को खुद संतुलित कर लेती है। उसको संतुलन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं। आज जो घटनाएँ प्रकृति के माध्यम से पूरी दुनिया भर में घट रही है, उसका कारण सिर्फ़ मनुष्य है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली या कोई अन्य जानवर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुष्य, एक मनुष्य। तो मेरी बीमारी के बाद मैंने प्राकृतिक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया। लोग खेती करते हैं और खेती करके सीखते हैं। मैं पढ़ा, पढ़ के पहले मैंने खेती सीखी और फिर खेत में उतरा। मैंने जब प्राकृतिक खेती की तो
एक स्वाभाविक बात है कि जब कोई व्यक्ति कुछ हट के काम करना चाहता है, जो आज समाज में नहीं चल रही है, तो उसका विरोध होता है। मेरा भी विरोध हुआ, पर मैंने सोच लिया था कि मैं प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाऊँगा। मेरा नाम हो या ना हो, पर प्रकृति के सुधार में अगर मुझे थोड़ा बहुत भी योगदान करने को मिला, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। फिर उसके बाद मैंने 2017 से खेती को सँभाला, खेती को रासायनिक खेती को समझा और 2017 में ही मक्के लगाए थे हमने बारिश में। वहाँ मैंने स्प्रे कराया मक्के में चारे का, खरपतवार नाशी का। और जब वो मेरे सिर पे चढ़ा कि मैं 3 दिन बीमार रहा, तो मुझे उस समय लगा कि यार ये दवाई तो बड़ी खतरनाक होती है। जब मेरी ये स्थिति है, तो जो हम लोग मज़दूर से करा रहे हैं, ये किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार इस चीज़ को सहन कर पा रहे हैं। वहाँ मैंने उसके बारे में और जानकारी तब मुझे पता चला कि प्राकृतिक खेती सारी समस्याओं को खत्म कर देगी, मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ कर देगी। वहाँ फिर मैंने 2018 से उसको और अच्छे से सीखने के बाद 2018 से धान से शुरुआत की अपनी प्राकृतिक खेती की। तो जिस खेत से मैंने शुरुआत की, तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं धरती पे दुनिया में कहीं भी रहूँ, पर उस खेत में अपने जीवन काल में तो कभी एक बूँद भी किसी दवाई की नहीं डालूँगा, ना किसी को डालने दूँगा। अगर मुझे किसी कारणवश पूरी संपत्ति बेचनी भी पड़ी, तो मैं उस हिस्से को नहीं बेचूँगा, जहाँ से मैं जैविक और प्राकृतिक खेती करना चाह रहा हूँ। ये मैंने संकल्प लिया और ये संकल्प लेने के बाद मैंने 2018 से धान की खेती का प्रारंभ किया, शुरुआत की और उस वर्ष क्योंकि उसमें रासायनिक खाद था, तो मेरा 17 क्विंटल 43 किलो प्रति एकड़ की उपज मुझे प्राप्त हुई। मुझे उसमें बड़ा उत्साह प्राप्त हुआ कि अरे! हम जहाँ धान 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ निकाल रहे हैं बासमती को, वहाँ मैंने कोई 17.5 क्विंटल प्रति एकड़ निकाल के बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया। पर मुझे धीरे-धीरे पता चला कि नहीं अभी तो शुरुआत है और मैं उसमें बहुत परेशान हुआ। दवा बनाना मुझे आता नहीं था, कीटनाशक बनाना मुझे आता नहीं था। मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो थी ना, वो मतलब हर प्रकार की समस्या होती रही और किसी भी प्रकार का मुझे समाधान नहीं मिला। हम लोग क्या है एक श्रद्धालु हैं, भारतवासी और हमारा एक स्वभाव है, जहाँ चमत्कार है, वहाँ नमस्कार है। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूँगा, पर हमें ऐसा कुछ दिखता है कि चलो फलाने बाबा हैं, फलाने पंडित जी या फलाना व्यक्ति है, ये चमत्कार दिखा रहे हैं, तो हम उसको नमस्कार करना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे-पीछे चलने लगते हैं। उस जगह हम उस चमत्कार को देख के भूल जाते हैं क्या सच है और क्या गलत। मैंने प्राकृतिक खेती के लिए बहुत जगह भ्रमण किया, बहुत जगह, अनेकों जगह गया, भ्रमण किया, दतिया मतलब ऐसी-ऐसी जगह मैं जीवन में मुझे भ्रमण करना पसंद नहीं है, पर फिर भी गया मैं, क्योंकि मुझे प्राकृतिक खेती सीखनी थी और करनी थी। उसके बाद मैंने भ्रमण के बाद देखा, वहाँ गया, सबके वो ही एक जैसे ही फ़ॉर्मूले थे, किसी का कुछ नहीं अलग नहीं था, सबका एक था। सबने क्या किया, कोई नमक तेज़ खाता है, तो उसने अपने भोजन में नमक तेज़ कर दिया, कोई नमक कम खाता है, तो उसने अपने भोजन में नमक कम डाला। कहानी यही थी, किसी का कुछ स्पेशल नहीं था और पूरी जो एक सर्कल था, एक चेन थी या हम कहा जाए पृथ्वी गोल है जो घूमती है, तो जो घुमाव आके खत्म हो रहा था, वो आके खत्म हो रहा था गौ माता पर। आप सभी बुद्धिजीवी आप सभी जानते हैं कि अभी तक जितने भी जो महानुभाव हमें मिल रहे हैं, यूट्यूब पर है या हम जिनको जानते हैं, जो प्राकृतिक खेती सिखाते हैं, उनका सिर्फ़ एक ही घुमा-फिरा के एक ही चीज़ है गोबर, गौमूत्र। सारी लाइन जो जहाँ से शुरू हो रही थी, वहीं आके खत्म हो रही थी, वो थी गौ माता। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि गौ माता को जगत माता क्यों कहा जाता है। तब मुझे समझ में आया कि गौ माता की हम जो कहते हैं कि गौ माता को हम पाल रहे हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है। गौ माता को हम नहीं पाल रहे हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। गौ माता हमें पाल रही है और हमारे साथ पूरी सृष्टि को पाल रही है। आज आप देखिए गौ माता आवारा घूम रही है सड़कों पे, उसके बाद भी वो खुद पल रही है, उसको किसी की पालन की ज़रूरत नहीं है।
पर जो गौ माता है, उसका इतना योगदान है खेती में, सृष्टि में कि हम कितने ही जन्म ले लें, हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। जहाँ तक कि हम लोग धार्मिक लोग हैं, तो ये कहते हैं कि क्षीर सागर से जब निकलते हैं, तो गौ माता की पूँछ पकड़ के जाना पड़ता है क्षीर सागर पार करने के लिए। हम इतने धार्मिक लोग हैं। तो मुझे जब ये समझ में आया कि गौ माता की क्या कीमत है, तो मैं हैरान हो गया कि हम जिसे सिर्फ़ एक पशु मानते हैं, अब नहीं मानते। उस समय जब मैं पढ़ाई करता था, तो हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जो सिर्फ़ एक पट्टा बाँध लो और नौकरी करने आप चले जाओ। सिर्फ़ आपको वो बनाया जा रहा था, एक मज़दूर, बंधुआ मज़दूर, एक प्रकार से आपको। तो वहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिली कि एक पशु है, लेकिन जब मैंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, तब मुझे पता चला कि प्रकृति की शुरुआत ही गौमाता से है, जिसमें तो 33 कोटि देवी-देवताओं का वास है। वो कोई छोटा-मोटा साधारण जीव तो नहीं है। तब फिर मैंने गौमाता को प्रणाम करके खेती की शुरुआत करी और शुरुआत में अपनी सुभाष पालेकर जी द्वारा बताई गई खेती जो जीवामृत है, अच्छा जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये तो मुझे पता भी नहीं था ये किसकी देन है। राजीव दीक्षित जी ने बताया तो मैं उनकी समझता था। मुझे खेती करते-करते साल, डेढ़ साल हो गए, तब आप ही के जैसे किसी सज्जन से मेरा परिचय हुआ तो मैंने कहा मैं ये डालता हूँ, बोले ये तो जीवामृत है। मैंने कहा नहीं मुझे इसका नाम नहीं पता पर मैं ये डालता हूँ। पर फिर उन्होंने मुझे सुभाष पालेकर जी के विषय में बताया। मैं उनके अनुसार फिर उनके वीडियो देखे, उनकी खेती की। 2017 में ही मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं उन्हीं के वीडियो देखता था तो मेरी वाइफ़ कहती थी, "अरे! मेरे से शादी हो गई, पर आप जो है एक बब्बा की वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं देखते।" तो मैं कहता था, "नहीं, तुम अपनी जगह हो और वो अपनी जगह है। जहाँ प्रकृति की बात होगी तो हमें प्रकृति के लिए बहुत कुछ सीखना है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है हमारा जीवन। हमें देखते-देखते पता नहीं चलता कि आप खुद जानते हैं कि कितना साल बीत गया अगर कोई बात हमें याद आती है जो बहुत सालों पुरानी हो गई है। जीवन इतने जल्दी बीतता जाता है हमें पता नहीं चलता। तो वहीं अगर प्राकृतिक खेती पे आएँ, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की, बहुत अच्छा उत्पादन लिया। उसके बाद मैंने दूसरी जो खेती की फसल लगाई वो थी मेरी गेहूँ। गेहूँ में मुझे इतना संतोषजनक उत्पादन नहीं मिला, मेरा प्रथम वर्ष था, तो मुझे 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिला। तो मैं समझा नहीं कि ऐसी क्या बात है, प्राकृतिक खेती में धान अच्छी हो गई है पर हमारा गेहूँ पैदा नहीं हो पा रहा है। फिर मैं गेहूँ के ऊपर जब मैंने जानकारी मैं क्या थोड़ा खोजी टाइप का इंसान हूँ। किसी विषय में अगर थोड़ा बहुत भी सुन लूँ, तो जब तक उस विषय के बारे में जान नहीं लेता मैं पीछे नहीं हटता। तब फिर पता चला कि हमारे देश में एक षड्यंत्र के तहत देसी बीजों को हटाकर हाइब्रिड बीज को लाया गया। 1803 से 1873 तक एक साइंटिस्ट हुए थे जर्मन के जस्टर वॉन लाइविन नाम से। इनने क्या किया, इनकी एक थ्योरी थी, जिसे आज हम हरित क्रांति कहते हैं। हमारे देश का हम ये तो नहीं कहेंगे सत्यानाश कर दिया इनने, पर ये है कि उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने हरित क्रांति को अपनाया। पर अब हमें धीरे-धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उससे हमारी खेती बंजरता की ओर बढ़ रही है। जैसे हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में पैदा होगा, हम उसी पे आश्रित हो जाएँगे। हमें दुनिया से कुछ मँगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहीं पैदा कर लेंगे। पर जो दूसरे देश हैं, जैसे आपका यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं और यहाँ वर्ष के कुछ ही महीने खेती की जाती है। जहाँ 8 महीने तो आपको सूर्य नारायण देवता तो दिखाई नहीं देते और यहाँ आपको इतनी घनघोर बारिश हो, सूर्य देवता आपको प्रतिदिन दिखेंगे। तो वो खेती तो नहीं है, खेती से तो हम नहीं कमाते, हमारे और भी व्यवसाय है। पर हम भारत देश की ओर देखते हैं तो कृषि प्रधान देश है और हमें उससे पैसा कमाना है क्योंकि वो सोने की चिड़िया है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उस देश से पैसा कमाएँ और अपना सड़ा गला माल उस पे थोपे, वो हमें खुशी-खुशी हमारी चीज़ों को अपनाएँ।
वहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हमारे साथ धोखा करके हमें हाइब्रिड बीज दिया गया, क्योंकि उस समय हमारा उत्पादन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे पास पानी की व्यवस्थाएँ नहीं थी, हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, हमारे पास तकनीकी संसाधन नहीं थे। तब फिर हमने ये देखा कि अरे! उनके पास हाइब्रिड बीज है, जिसका उत्पादन आपको ये प्राप्त हो रहा है कि जहाँ आप 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ देसी बीज निकाल रहे हो, जो सर्वगुण संपन्न है और जिसमें सारे उसका इस प्रकार जेनेटिक सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है कि वो आपकी बीमारी से दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अनाज ही आपको ठीक कर देगा। क्योंकि सारी समस्या पेट से शुरू होती है और जब अनाज ही आप अच्छा खाओगे तो समस्याएँ कुछ होंगी नहीं। अब उसके बाद राकेश भैया अपना माइक बंद कर लें, राकेश भैया माइक बंद कर लें। उसके बाद हमें दिया गया हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज में हमें ये बताया गया कि अरे आप कितना निकाल रहे हो? 6 क्विंटल प्रति एकड़, ये लीजिए हमारा बीज। जी, ये आपका आपको आपका मिक स्पीकर ऑन करिए। ऋषि भैया माइक बंद हो गया आपका। आपका माइक जी, बंद हो गया। जी, जी, जी। अ, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि हमें बताया गया कि फिर आप हाइब्रिड बीज हाइब्रिड बीज में ये बताया गया कि अरे आप 6 क्विंटल प्रति एकड़ ले रहे हैं, हमारा लीजिए। आपको 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की गारंटी। अब हम तो भाई दार्शनिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, तो हमने कहा अरे यार! अगर ये चीज़ आ जाएगी, तो हमारे देश की जो समस्या है खाद्यान्न की, तो पूरी की पूरी, कुछ हद तक नहीं, पूरी की पूरी वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हाइब्रिड बीज अगर हम लेते हैं तो। तो उस समय तत्कालीन सरकार ने उस परिस्थिति को देखकर किसानों के हित में ये फैसला लिया कि हम बाहर के देशों से गेहूँ का आयात करेंगे, हाइब्रिड बीज का आयात करेंगे और अपने किसानों को देंगे, जिससे हमारे देश की समस्या जो खाद्यान्न समस्या है, उस वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पर आप खुद बताइए, 50 साल से अधिक हो चुके हैं हरित क्रांति को। क्या देश में खाद्यान्न समस्या पूरी हुई? नहीं हुई। 70 साल से अधिक हमारे देश को आज़ाद हुए, क्या हम आत्मनिर्भर बने? नहीं बने। क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और हम उसी चीज़ को भूलते गए। आज मैं बहुत सारे किसानों को देखता हूँ जो कहते हैं कि नहीं, 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 मेरा बेटा तो नौकरी करेगा। भैया सबके बेटे नौकरी करेगा तो खेती कौन करेगा? अमेरिका। और इसमें गलती अमेरिका की नहीं, हमारी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एसी का केबिन हो, टाई लगी हो और बैठे रहें बाबू बन के। ये नहीं पता कि हम हमारे ऊपर वाले की कितनी गाली सुन के यहाँ बैठे हैं। बस, लेकिन बैठे रहे एसी में और खेती नहीं करें। और फिर विषय ये था कि हमने हाइब्रिड बीज लिया, जिसका हमें उस समय तो फ़ायदा हुआ तत्कालीन में, लेकिन अब धीरे-धीरे उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। दुष्परिणाम कैसे आ रहे हैं? पहली बात, आपका हाइब्रिड बीज है। बिना खाद के वो रासायनिक खाद के पैदा नहीं होगा। आप प्राकृतिक खेती के कितने ही बड़े धुरंधर हैं, फिर भी आप हाइब्रिड बीज का प्राकृतिक तरीके से उत्पादन नहीं ले सकते। मैं ये कर चुका हूँ, 2018 से मैं ये कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमें उसमें और दूसरी समस्या क्या आई, जब आप उसमें खाद डालेंगे, तो उस अनाज की जो संरचना है, वो संरचना जो थोड़ी है ना डिस्टर्ब होगी। वो डिस्टर्ब ऐसी होगी कि उस वो अपने नर्वस सिस्टम में ऐसा चला जाएगा कि वो कमज़ोर हो जाएगा पौधा। उस पौधे के कमज़ोर होने की वजह से उसमें कीटों का आतंक होगा, बीमारियों के लक्षण दिखाई देंगे। अब यूरोपियन लोगों ने सोचा कि जब गेहूँ कमज़ोर हो जाएगा तो दवा किससे लेंगे? हम से ही लेंगे। तो उनने रासायनिक खाद के बाद, रासायनिक उर्वरक के बाद रासायनिक दवाओं का निर्माण किया। उन दवाओं के माध्यम से लूटना शुरू किया, जो उनकी खुली लूट थी। जैसे 1857 से पहले अंग्रेज लूटते थे, मारो और लूटो। लेकिन 1860 के बाद कानून बना के लूटा। ऐसे ही यूरोपियन देश, अमेरिका के देशों ने हमें लूटना शुरू किया तो पूरा विधिवत रूप से लूटना शुरू किया कि पहले आप जो है उनको अनाज दीजिए, फिर जब वो खाद डालने का उसकी स्थिति कमज़ोर होगी, तो हम उनको कीटनाशक देंगे। अच्छा, एक और बात, खाद और कीटनाशक में इस प्रकार के केमिकल का या इस प्रकार के नमक का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी खेती को बंजर करेगा।
बंजर करेगा इसका अर्थ ये है कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम होगी। वो आपको स्पष्ट दिखेगी कि अरे हमारे जे खेत जो है कठोरता की ओर बढ़ते जा रहा है, मिट्टी सख्त होती जा रही है। अब इसको सुधारने के लिए क्या करें? अब कौन-सी नस्ल के बैल लाएँ जो इसको सुधारें? तो धरती पे तो ऐसा कोई बैल नहीं बना कि जो बंजर ज़मीन या कठोर ज़मीन को या पहाड़ को की जुताई कर सके। तो बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो भारत के किसानों को ट्रैक्टर का एडवर्टाइज़ किया जाए। आप देखिए हमारे देश में उस समय जर्मनी से, रूस से बहुत सारे ट्रैक्टर आते थे, जो हमारे वरिष्ठ महानुभाव हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं उस समय की जो ट्रैक्टर चलते थे, ब्रांड कंपनियों के नाम चलते थे। तो हमारे देश को उस समय ट्रैक्टर से परिचित कराया गया, किसानों को। और किसानों ने उस ट्रैक्टर को अपनाया कि अरे! बैल तो ऐसा है, खड़ा रहे, चाहे काम करे, उसको खिलाना पड़ेगा। ट्रैक्टर तो ऐसा है, जब चलेगा तभी डीज़ल खाएगा, तो हमारी इसमें बचत है। पर हमें ये नहीं पता चला उस चीज़ को लेके उस समय के किसानों को कि ये ट्रैक्टर सुविधा तो है, पर उसके साथ-साथ ये ज़मीन को ये बंजर कर रहा है। ज़मीन का जो आज के समय में कार्बन है, कार्बनिक स्तर जो कम हो रहा है, जैविक कार्बन, उसका एक योगदान ट्रैक्टर भी है। आप गहरी जुताई करेंगे, जब उस पर धूप पड़ेगी, तो आपका जो फसल अवशेष है, ये जो कार्बन के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, जैविक कार्बन के रूप में, तेज धूप पड़ने से ये वायुमंडल में लुप्त हो जाएँगे। सारे के सारे वायुमंडल में चले जाएँगे और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएगी, यही ग्लोबल वार्मिंग का सीधा-सीधा कारण है और कोई कारण नहीं है। अब हम इसमें सिर्फ़ एक किसान को नहीं कहते कि किसान इसका ज़िम्मेदार है, और भी चीज़ें हैं, पर हम यहाँ सिर्फ़ कृषि की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। हम ट्रैक्टर ले आए यूरोप से, हम दवाई ले आए यूरोप से, हम खाद लेकर आ गए और बदले में क्या मिला? हमें एक बहुत अच्छी बीमारी, तड़पने वाली, कैंसर। वो कैंसर बीमारी ऐसी मिली जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को कैंसर है, वो अगर आज स्वस्थ भी है, नॉर्मल जाके अगर टेस्ट भी कराए, तो उसका कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है कि आपको कैंसर है। कैंसर डिटेक्ट कब होगा? जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएँ आना शुरू हो जाएँगी। उससे पहले आपको कैंसर कोई भी, आज मैं बड़े-बड़े डॉक्टर के लेक्चर सुनता हूँ, तो वो ये कहते हैं परहेज से रहो, पर कोई ये नहीं कहता कि किससे कैंसर होता है। डॉक्टर को नहीं पता। डॉक्टर कहता है प्लास्टिक बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। डॉक्टर ये नहीं कहता रासायनिक खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कह देगा तो जितनी कंपनियों से जो पैसा आ रहा है डॉक्टर में, क्योंकि ये डॉक्टर जो है एमबीएस, एमबीबीएस, जो भी है एमडी, ये सब कहाँ से आ रहा है? यूरोपियन पढ़ाई है हमारे देश की। तो हमारे देश में तो भाई नाड़ी पकड़ के वैद्य बनते थे, जो नाड़ी पकड़ते थे और 2 दिन पुराना तक बता देते कि आपने। अब उसके बाद हमने कैंसर बीमारी ले आए और हमने कीटनाशक का प्रयोग अधिक से अधिक करना शुरू कर दिया। आज श्री मीना जी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में इस बार जो मूँग लगाई थी, यहाँ किसानों ने 6 से लेके 10 स्प्रे तक किए हैं मूँग में। उन किसानों ने जो रासायनिक कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सीहोर जिले में जो एक दवा है सेल्फास, ठीक है ना? शुद्ध ज़हर, जिसकी आप खुशबू नहीं ले सकते, वो इतनी खतरनाक है। बॉटलों में घोल के उसको डाला और किसानों को बेची गई, किसानों ने खेत में डाला। अब सोचिए उससे प्रकृति पे कितना बड़ा दुष्परिणाम पड़ा होगा। प्रकृति, धरती माँ कितनी बुरी तरीके से, जो उसके संतान हैं, हम धरती माँ की पहली संतान नहीं है। पहली संतान उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। वो सूक्ष्म जीवों की क्या स्थिति हुई होगी जब आपने उस पे सेल्फास नामक दवाई का स्प्रे किया, वो भी किस लिए? आपकी मूँग बचाने के लिए, आपके स्वार्थ के लिए। हम मनुष्य स्वार्थी हैं, जहाँ उत्पादन, जहाँ पैसा दिखेगा हम उस ओर मुड़ जाएँगे। प्राकृतिक खेती वही करेगा जो स्वार्थ से दूर हो जाएगा। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता प्राकृतिक खेती। अब उसके बाद विषय आया यूरोप ने, तो जैसे अमेरिका वगैरह, इन लोगों ने व्यवस्था बनाई खुली लूट की कि कैसे इनसे लूटा जाए, और लूट का माध्यम इनको अनाज दिया जाए, खाद से अनाज कमज़ोर, दवा सब बिके। आज हमारा पूरा देश पैसा जो है विदेश जा रहा है। पूरा पैसा विदेश जा रहा है, क्योंकि
हमें आज भी आप किसी साइंटिस्ट से मिलिए तो वो आज ये नहीं कहेगा कि आप गोबर का ऐसे-ऐसे डालो। बहुत कम साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बताते हैं जैविक खेती करें या प्राकृतिक खेती करें। अधिकतर ये बोलेंगे अरे! ये सूक्ष्म पोषक तत्व की आपके खेत में कमी हो जाएगी, तो इसकी पूर्ति के लिए तो आपको रासायनिक खेती पे आना ही पड़ेगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप रासायनिक खेती पे आएँगे, तो जब 60 के दशक में हमारे देश में रासायनिक खेती की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, उससे पहले हम क्या कर रहे थे? उससे पहले भी तो हमारे देश में पैदा होता था। हाँ, क्या होता था समय-समय पे अकाल पड़ते थे। कोई ना कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती थी जिससे थोड़ा देश की स्थिति बिगड़ जाती थी, माहौल बिगड़ जाता था। उस समय हमारे साथ यही हुआ तो हम हरित क्रांति की ओर बढ़े। पर हमने हरित क्रांति की ओर जाते-जाते जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए थे, वो हम उसको छोड़ते गए। अंग्रेज़ हमें ताना मारते थे, "अरे! इनने गुड़ गोबर एक कर दिया।" वो ताना क्या था उनका? वो ताना यही था कि गुड़ गोबर मतलब प्राकृतिक खेती में आप जो प्रयोग करते हो क्योंकि गुड़ के साथ गौमूत्र है, गोमूत्र के साथ गुड़ है, गुड़ और उसके साथ गोबर है और भी पदार्थ है जो उसको गोबर को ताकतवर बना के उसके जीवाणुओं को गौमूत्र के जीवाणुओं को ताकतवर बना के हमारे खेत की स्थिति सुधारता है। तो हमें वो ताना मारा गया, उस ताने में हमने ये चीज़ें छोड़ दी। फिर उसके बाद हमने प्रयोग किया जीवामृत। अब आपको बता दूँ जीवामृत की खासियत, गोबर। गोबर में इतने सारे एंटीबायोटिक हैं, इतने सारे माइक्रो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कि आपकी ज़मीन से संबंधित जो भूमि जनित रोग जिसको हम कहते हैं, आप देखिए चने में आजकल ऊटा रोग की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। तो जो भूमि जनित रोग हैं, एकमात्र गोबर और गौमूत्र उसको खत्म कर देता है। जो व्यक्ति प्राकृतिक खेती करते हैं, वो अपने खेत में इस चीज़ को देख सकते हैं, सूक्ष्म आधार पे अनुभव कर सकते हैं कि हमारे खेत में सही लगता है। बीज में कोई समस्या है वो अलग बात है और नॉर्मली जो रासायनिक खेतों में लगता है, वैसा प्राकृतिक में नहीं आती समस्याएँ। फिर उसके बाद हमने क्या किया गोबर के विषय में जानकारी इकट्ठी करना शुरू किया। उसमें इतने सारे बायो कंट्रोल एजेंट थे, जैसे कि हम अभी श्री रमेशचंद्र मेहरा जी, श्री मीना जी के माध्यम से ये लोग मुझे महाराष्ट्र ट्राइकोडर्मा मिली। वहाँ हमें जानकारी मिली कि गोबर में ट्राइकोडर्मा है और ट्राइकोडर्मा के विषय में यहाँ जितने भी किसान हैं, बहुत अच्छे से भली-भाँति जानते हैं। ट्राइकोडर्मा जो है आपका मित्र है। अंबानी की भाजी है क्यों? ट्राइकोडर्मा जो है आपका मित्र है ये तो और पौष्टिक होती ना बढ़िया। मित्र दुर्गा भैया आपका माइक बंद करो दुर्गा भैया। जी। तो ट्राइकोडर्मा क्या है आपका मित्र फंगस है, जो आपकी भूमि जनित रोगों को खत्म करता है, ऐसे ही गौमूत्र है। गौमूत्र के अंदर भी इतने सारे कंटेंट पाए गए हैं, इतनी अधिक मात्रा में पाए गए हैं, जो आपकी बीमारियों को आने से पहले रोक देते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे 2018 से खेती करते हो गए, धान की खेती, पूसा बासमती की खेती सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मैंने 2018 में स्प्रे किया था कब? 10 अक्टूबर को पहली बार, क्योंकि 12 अक्टूबर के यहाँ मेरे यहाँ संतान होने वाली थी। तो 10 अक्टूबर को धान में 2018 में पहली बार स्प्रे इसलिए करके गया था कि अगर मैं वहाँ रहा, मेरे यहाँ संतान हुई, तो मेरी फसल का क्या होगा? और लोग मुझ पे हँसेंगे क्योंकि मैं शहर से इतनी पढ़ाई करने के बाद गाँव में कुछ अलग करने आया हूँ, लोग हँसेंगे, मैं हँसी का पात्र बनूँगा। तब से लेके मैंने आज तक कोई स्प्रे नहीं किया, वो स्प्रे भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गौमूत्र और मट्टी का किया था। कुछ भी नहीं डाला। दशपर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र ये तो बहुत आगे की और बहुत बड़ी बात है। ये तो आपको तब योग पड़ते हैं जब आपके खेत में समस्या आती है, लेकिन प्राकृतिक खेती आपके खेत में समस्या आने ही नहीं देती। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो पहली बार और आखिरी बार स्प्रे था मेरा। उसके बाद मैंने धान में आज तक कभी स्प्रे नहीं किया। फिर हमने इसके विषय में और जानकारी प्राप्त की गोबर, गौमूत्र के विषय में। तो इसमें इतने सारे माइक्रोजीव हैं, इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जो जिनकी मात्रा तो कम है, धीरे-धीरे आपकी ज़मीन में फिक्स होंगे और ये इस प्रकार के बैक्टीरिया को आपकी ज़मीन में, आपके खेत में छोड़ेंगे, जो बैक्टीरिया भविष्य में
वातावरण से सारी चीज़ों को लेके आपके जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है जो ज़मीन में उपलब्ध रहता है, जो प्राकृतिक रूप से बनता नष्ट होता रहता है। पर हमने डीएपी यूज़ कर लिया क्योंकि 1960 से पहले तो डीएपी नहीं था, फिर भी खेती थी, फिर भी पौधा बढ़ता था। तो वो इस प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं ज़मीन में, इस प्रकार के जीव आते हैं कि वो वातावरण से चीज़ों को एक्सेप्ट करके और अपने पौधे को लेके देते हैं और पौधा उस चीज़ का जो है उपयोग करता है। अब जैसे प्राकृतिक खेती में हम बात करते हैं माइकोराइज़ा, तो माइकोराइज़ा का मुख्य स्रोत है केचुआ। केचुआ की जो विष्ठा होती है, जो वो अ, मल त्यागता है, उस मल में कम से कम आप ये मान लीजिए 40% ह्यूमस होता है, 40% विष्ठा में और बचा के जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसमें, वो होता है माइक्रोराइज़ा। ये हमारे देश में किसके अंदर है? केचुए के अंदर, जिसकी आज हम कोई कीमत नहीं जानते। वो आपको इतना खतरनाक एक जीवाणु दे रहा है, एक बैक्टीरिया दे रहा है जिसको हम कहेंगे माइक्रोराइज़ा। वो आपकी फसल की जड़ से चिपक जाएगा और उसको कवच की तरह उस पे काम करेगा। वो कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम में माइक्रोराइज़ा बहुत आगे है। पहली बात, आपकी बीमारी खत्म की और उसकी दूसरी बात ये रहेगी कि वो जो इस प्रकार की एक मोहल्ला या कॉलोनी बनाता है, उस कॉलोनी में कि जो मित्र जीव हैं, मित्र कीट हैं या मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस है, वो आपकी ज़मीन में बढ़ेंगी, जो पौधे के लिए लाभकारी हैं, ना कि हानिकारक। माइक्रोराइज़ा उसको बढ़ाएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो कारण है, कवच, बीमारी, बीमारी आने नहीं देगा, भूमि जनित संबंधी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी प्राकृतिक खेती में पहले से ही उपलब्ध हैं। हम इसे समझ नहीं पाए, हम इसको पढ़ नहीं पाए और अभी भी मुझ में भी, मैं अपनी बात भी करता हूँ, हमें ज्ञान की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। अभी भी हम उतने सूक्ष्म आधार पर प्राकृतिक खेती में नहीं पहुँचे हैं कि हम एक बार बो दें और 100 साल तक उसको खाएँ। क्योंकि पहले यही होता था, पहले ये संसार में एक भारत देश ही था, जिसका इतिहास है। तब ना ट्रैक्टर थे, ना थ्रेसर थी, ना हार्वेस्टर था। लेकिन देश चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था और बहुत आगे बढ़ गया था। फिर उसके बाद अलग-अलग समय पे हमारे देश में अलग-अलग विपत्तियाँ आई, जिससे हम उससे बचने के लिए चीज़ों को छोड़ते भी गए और कुछ चीज़ें भूलते भी गए। हमारे साथ वो समस्याएँ आती गईं। अब जीवामृत जो है, मैंने आपको इसको बता दिया, गोबर, गौमूत्र, इसमें इतना अच्छा माध्यम है, सारे सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया को प्राकृतिक खेती में भेजने का और उसका सारा श्रेय गौ-माता को जाता है। क्योंकि मैं आपसे शुरू में कहा था, गौ-माता संसार की माता है, जगत माता है, तो वो उसकी कीमत ये है कि अभी कुछ समय पहले मैं एक हैं, परिचित हैं, जो प्राकृतिक खेती के विषय में सिखाते हैं। उनने बताया था कि अगर एक गोमाता का आकलन किया जाए तो आज की परिस्थिति में एक गोमाता की कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की है। अब वो, मैंने उनसे पूछा कि यार इतनी तो हो नहीं सकती 3 से 4 करोड़ की। तो उन्होंने कहा मुझसे कि वो अपने जीवन में जितना गोबर देती है, उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं कि वो जो बैक्टीरिया अगर आप बाज़ार से खरीद के, किसी रासायनिक कंपनी से खरीद कर खेत में डालेंगे तो वो कम से कम 3 से 4 करोड़ की कीमत रखते हैं। वो बैक्टीरिया, जो गाय पूरे जीवन काल में हमें फ्री में देकर जाती है, जिसका वो हमसे कोई मूल्य नहीं लेती, सिर्फ़ मूल्य ये है कि बस सेवा करो। पर हम नहीं कर पाए। हमें तो ये देखना है कि बस गाय दूध दे रही है तो लगाओ, नहीं दे रही तो एक काम करो, इसको छोड़ दो, किसी गौशाला में कर दो, क्योंकि हमारा स्वार्थ पूरा हो चुका है। दूसरी बात ये, प्राकृतिक खेती में एक सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है, वो है फसल अवशेष। फसल अवशेष प्राकृतिक खेती में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये आपकी ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। दूसरा, आपके खेत में खरपतवार को उगने नहीं देते। तीसरा, जब ये रहते हैं तो ये वातावरण से नमी अवशोषित करके ज़मीन को नमी प्रदान करते हैं, जिससे फसल में कम से कम पानी लगे।
और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये है कि आपका जो जैविक कार्बन ज़मीन में बन चुका है, ये धूप, सूर्य की सीधी किरणों को रोकते हैं और उसको रोकने के बाद जो जैविक कार्बन है उसको उत्सर्जन उसको उड़ने से रोकते हैं, वायुमंडल में जाने से रोकते हैं। पर हम क्या करते हैं आज के समय में, खेती इतनी तेज़ हो चुकी है, हमारी इतनी फ़ास्ट हो चुकी है कि हम उस कचरे को जला देते हैं, हम उसको कचरा ही बोलते हैं। फसल अवशेष जो है बोले कचरा है इसको जला दो, ये जलाएँगे तो अपन जो सिडिल से बोनी करेंगे तो उसमें कचरा नहीं अड़ेगा, कचरा नहीं अड़ेगा तो खटाखट बोनी होगी और खेत पूरा एक सा काला दिखेगा, कहाँ बोनी हो गई, कहाँ नहीं हुई, अपने को बार-बार ढूँढना नहीं पड़ेगा, इसलिए जला दो। हम ये गलती कर रहे हैं। जो हमारे जैविक कार्बन को बढ़ाएगा, हम सबसे पहले उसी को नष्ट कर रहे हैं। मेरा वहाँ बहुत साइंटिस्ट आया और मेरा उन साइंटिस्टों से एक ही प्रश्न था। क्या प्रश्न था कि मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं बोऊँ और काटूँ। मुझे खेत में कुछ नहीं डालना पड़े, ना जिंक सल्फेट, ना फेरस सल्फेट, ना मैग्नीशियम सल्फेट, ना कॉपर सल्फेट, ना मैग्नीज सल्फेट, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की मुझे आवश्यकता नहीं पड़े। आप ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे खेत में बोऊँ और मैं काटूँ? उनका सिर्फ़ एक ही उत्तर था, वो उत्तर ये था, आप आपका जैविक कार्बन 1% के ऊपर ले जाइए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसके खेत का 1% के ऊपर है जैविक कार्बन, उसके खेत का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में स्थिर रहेगा और पीएच जब स्थिर रहेगा, तो पौधा उसी पीएच पे सबसे अच्छा काम करता है, तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही उठा लेगा। आप जंगलों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, कहते हैं लोग पत्थर में पेड़ नहीं होता, पहाड़ों को देखिए। तब आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, और आप देखिए ना वहाँ क्या है? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कोई कुछ नहीं डालता, पर वहाँ ह्यूमस है, वहाँ जैविक कार्बन है और उस कार्बन के माध्यम से उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको मनुष्यों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल सिर्फ़ मनुष्य उसको दोहन कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। सॉरी। अब फिर इसके बाद ये हुआ कि हमने जैविक कार्बन का जो स्रोत था फसल अपशिष्ट उसको जलाना शुरू किया। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखिए, प्राकृतिक खेती में फसल अपशिष्ट भूमि के ऊपर रहे ना कि नीचे। हम लोग आज ये गलती कर रहे हैं कि गहरी जुताई से उस फसल अपशिष्ट को नीचे ले जाते हैं। जैसे धान हमने लगाई, उसको काटने का जो फसल अफसोस है गहरी जुताई से हम उसको नीचे ले गए कि चलो ये नीचे दब के खाद बनेगा। नहीं, 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 खाद नहीं बनेगा। वो इस प्रकार का फंगस बनाएगा, वो एक निश्चित टेम्परेचर पे गलना शुरू होता है। वो जब गलना शुरू होगा, तो आप देखिए उसमें एक प्रकार की फंगस लगती है और वो फंगस हमारे जो हमने तत्कालीन में जो फसल बोई है, उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचाती है, जिससे हम कहते हैं हमारी फसल पीली पड़ रही है, पीली क्यों पड़ रही है? फिर हम खोद के देखते हैं इसमें फंगस लगी है, हमें ये तो पता नहीं चलता ये क्यों लगी है, पर ये पता चल जाता है इसमें बीमारी लग गई है। आप बाज़ार जाइए, पैसे जेब में रखिए, उनको दे के आइए, उनसे रासायनिक दवाई लेके आइए, बीमारी को खत्म कीजिए और साथ में खेत को और बंजर कीजिए। जो आपने मित्र जीव बनाए, वो धीरे-धीरे और नष्ट कीजिए उन दवाइयों के प्रयोग से। क्योंकि रासायनिक के प्रयोग से सिर्फ़ कृषि के शत्रु जीव नहीं मरते, मित्र भी मरते हैं। मित्रों की क्षति ज़्यादा होती है, शत्रुओं की अपेक्षा, क्योंकि शत्रु जीव जो हैं वो समय-समय पर होता है। जैसे बारिश का जो खरपतवार है वो बारिश में होगा, जो गेहूँ का खरपतवार है वो गेहूँ में पैदा होगा। ऐसे ही जो शत्रु जीव है किसान का, वो समय-समय पे जन्म लेता है, लेकिन मित्र जीव परमानेंट खेत में रहता है और जो स्थायी रूप से है, अगर उसकी हानि होगी, तो आप उसको नहीं बना सकते। आप उसकी पूर्ति धरती माँ में नहीं कर सकते, आप किसी भी माध्यम से नहीं कर सकते। आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा उसको बनाने के लिए। और प्राकृतिक खेती एक ऐसी चीज़ है, जिसमें ये मित्र जीव अपने आप बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं और इतनी मात्रा में बन जाते हैं कि जो खेती है, वो आपकी धीरे-धीरे खुद संतुलित हो जाएगी। अब मैंने इस बार हमारे श्री नारायण सिंह मीना जी जो हैं, इनके साथ में गया था अपने आवाश्रम में, तो वहाँ हमें ऐसी दवाओं के विषय में बताया, ऐसे जाइम के विषय में बताया कि इनके माध्यम से मुझे इतनी जानकारी प्राप्त हुई कि मैंने उसका जब अपने खेत में स्प्रे किया, इनने मुझे जो दवा बताई, तो मेरे खेत का लगभग 3 से साढ़े 3 प्रति एकड़ होता था
3 से 3.5 क्विंटल मूंग, और वो मैंने 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ से ऊपर उत्पादन ले गया। जहां दूसरे किसान ने मेरे क्षेत्र में 6 से लेके 10 तक स्प्रे कर दिए थे, वहां सिर्फ मैंने 4 स्प्रे में, और 4 स्प्रे में ये मान लीजिए कि 4.5 का एवरेज ले लिया, बिना किसी समस्या, बिना किसी बीमारी के। एक छोटा सा चैनल भी है मेरा यूट्यूब पे, उसमें मैं ये सारी वीडियो डालते रहता हूँ, लोगों से कहता हूँ भाई प्राकृतिक खेती पे आओ, और मैंने बहुत अच्छी उत्पादन भी लिया उसका। तब मुझे समझ में आया कि ये रासायनिक बनाता नहीं, ये बिगाड़ता है। और आपने अगर संकल्प ले लिया मन में एक बार कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्रकृति आपका साथ देती है। क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है, प्रकृति इतनी बड़ी चीज है कि भगवान को जब जन्म लेना पड़ा, तो भगवान को प्रकृति के नियम के अनुसार माँ के गर्भ में आके जन्म लेना पड़ा। उस प्रकृति के नियम को भगवान भी नहीं बदल सके। भगवान चाहते तो जो उस समय दैत्य थे उनको मारने के लिए तुरंत अवतार लेते, मतलब कहीं से प्रकट होते, मार के और चले जाते, पर नहीं, उनने जो प्रकृति का नियम है, जो सिद्धांत है कि माँ के गर्भ में आना है, 9 महीने रहना है, उसके बाद जन्म लेना है, फिर शिशु अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक जो क्रियाएं हैं प्रकृति जो कराती है, वो सारी प्रकृति की क्रियाओं को करना है, और उन क्रियाओं के बाद ही हमें जो असुरी शक्ति है, जो समाज में बुराई है, उसको खत्म करना है। तो प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, हम सिर्फ एक खेती के विषय में नहीं लेते। अगर हम प्रकृति को समझें, तो आप खुद सोचिए, एक वृक्ष है जो बहुत बड़ा है, वो कभी किसी ये नहीं कहता कि नहीं 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 तू दोषी है, मैं तुझे छांव नहीं दूंगा। उसके नीचे कोई भी आके बैठेगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दोषी या निर्दोष, वो छांव सबको बराबर देगा। ये नहीं कहेगा नहीं 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 भैया तुम दोषी हो, तुम मेरे नीचे मत आओ, मैं तुम्हें छाया नहीं दूंगा। वो आपसे कभी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति वो चीज है जो किसी भी रूप में आपसे भेदभाव नहीं करेगी। नदी बहती है, वो बहेगी, वो मुझे भी मीठी लगती है, मेरी जगह कोई और है उसको भी मीठी लगेगी, कोई अच्छा व्यक्ति उसको भी, कोई दोषी उसको भी उसका जल मीठा ही लगेगा। वो अपने प्राकृतिक रूप से बह रही है। हवा हवा ये नहीं देखती कि मैं जिसको प्रकृति के नियम का पालन करते हुए जिसको श्वास के लिए हवा दे रहा हूँ, वो दोषी है, निर्दोष है। प्रकृति अपना रूप बखूबी कर रही है। भूला कौन है? सिर्फ हम, सिर्फ मनुष्य। जीव जंतु आज भी उसके नियम का पालन करते हैं। हम स्वार्थवश उसको भूल गए हैं। तो प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, भेदभाव हम कर रहे हैं हमारे स्वार्थ के लिए। हमारा 20 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं पैदा हो जाए और सरकार उसका रेट कर दे 4,000, हम इतने में बेचे, और फिर हमें ये करना है कि अभी नई गाड़ी जो आ रही है, फलानी आ रही है, वो लेंगे। क्या करोगे गाड़ी लेके? आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। आप सोचिए इस चीज को, कभी पूरी नहीं होंगी आपकी इच्छाएं। आप एरोप्लेन में लीजिए, अंबानी क्या है आज, अडानी जी क्या है आज, क्या उनकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं हुई। चलिए अब विषय पे आते हैं, प्राकृतिक खेती पर। तो प्राकृतिक खेती से आपको एक इच्छा पूरी होगी, आत्मसंतुष्टि। और भगवान कृष्ण ने गीता में एक छोटी सी बात कही है, अंते मति सा गति। जिसके अंदर संतुष्टि है, जिसके मरते समय जो मति रहती है, उसको वैसा जन्म मिलता है। तो अगर हमारे मन में संतुष्टि है, और संतुष्टि के साथ अगर हम प्राण को त्यागेंगे, तो हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, हमें मोक्ष मिलेगा, हम भगवान के चरणों में जाएंगे। या हो सकता है कि जो जन्म और मृत्यु को नहीं मानते हैं, तो हो सकता है कि आपकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए कि आपकी मृत्यु के बाद कोई स्थान बना दे, और आप लोगों को एक चमत्कारी आत्मा के रूप में, एक स्थान के रूप में, किसी बाबा के रूप में या किसी देवता के रूप में संसार का भला करें। ये कब होगा? जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी। और शुद्ध कब होगी? जब आप शुद्ध खाएंगे, शुद्ध रहेंगे, शुद्ध पहनेंगे, शुद्ध ओढ़ेंगे, हर चीज शुद्ध करेंगे प्राकृतिक रूप से। तो प्रकृति भैया संसार में बहुत बड़ी चीज है, और मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूँ। श्री मीना जी ने मुझसे कहा कि मुझे सुबह बोलना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं प्रकृति को, अभी आप ये मान लीजिए कि एक बाल की खाल भी अगर निकाली जाए, मैं इतना भी नहीं समझ सका हूँ प्रकृति को। प्रकृति के विषय में मेरी समझ बहुत छोटी है, और मैं उसके विषय में खोज करता जा रहा हूँ, और मैं अपना पूरा जीवन उस चीज में लगा दूंगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज भी
मेरे बीवी है, बच्चे हैं, माता-पिता हैं, फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक समय प्रकृति के बीच में रहूँ, मेरे खेत में रहूँ और मैं पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी अब समय है, समय चक्र जो चलता है, उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। अब रही बात प्राकृतिक खेती के जानकारी के विषय में, तो हमारे ग्रुप में ऐसे-ऐसे महान लोग हैं, जिनसे मैं सीख रहा हूँ आज भी। श्री मीना जी हैं, दादू जी हैं और हमारे श्री शरद वर्मा जी हैं, हमारे रूप सिंह भैया जी रोहना के हैं, जिनसे मैं मिला था बहुत समय पहले। वो भी प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। तो ऐसे महान लोग हैं, जो बहुत समय से खेती कर रहे हैं और ये लोग मेरे आदर्श हैं। इन्हीं के अनुरूप मैं खेती कर रहा हूँ। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और जहाँ तक है मेरे जानकारी है कि आप सभी प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे और बस मैं आपसे विदा चाहता हूँ, जो मंच संचालक हैं, मैं उनको मंच फिर से देना चाहता हूँ और मैं अपनी जो वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। अगर मुझसे किसी प्रकार के शब्दों में कोई ऊँची-नीच तो छोटा-बड़ा या कुछ कुछ भी गलत चीज़ निकली हो, उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं उम्र में अब इतना नहीं हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छा बोल सकूँ। जैसे यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे सुन रहे हैं। आज के समय में बोल सब सकते हैं, सुनने का सामर्थ्य में किसी में नहीं है और आपने बिना किसी तकलीफ के मुझे सुना। मेरा जीवन धन्य हुआ इस चीज़ के लिए। मैं भी प्राकृतिक खेती करता हूँ और करना चाहता हूँ। अगर मुझसे किसी की कोई सहायता की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आदेश करिए, मैं हाथ जोड़ के आपकी सेवा में हाज़िर हो जाऊँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ नर्मदा। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषि भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका ये प्रयास रहा पूरा प्राकृतिक खेती पर और आप जुड़े रहे हैं, अभी जाए नहीं। इसमें बहुत पहले से डीजी का हैंड रेज़ है। डीजी सर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हेलो? हीरालाल भैया हैं, आप कुछ कमेंट करोगे आप? पूछना चाहेंगे ऋषि भैया से? हेलो मीना जी एक मिनट। जी, डॉक्टर साहब। जी मैं आदरणीय पवन सर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल उनको बुलाऊँगा मैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप चाहे तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, डीजी साहब कुछ इनका एड्रेस था, तो ये डीजी साहब जो है इनसे अनुरोध है कि अगर अपना कुछ प्रश्न करना चाहे तो करें, नहीं तो आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करते हैं, वो कमेंट करेंगे। जी, और साथ बिल्कुल, साथ बिल्कुल, में बिल्कुल। अशोक भैया जी, की पवन सर सादर यहाँ पर उपस्थित हैं, पवन सर हैं, वो अपने विचार रखें और इनके ऋषि राज जी की जो उन्होंने उद्बोधन दिया है, उन पर अपने राय रखें, विचार रखें। जी, पवन सर जी। जी, धन्यवाद नारायण जी, धन्यवाद रोशनलाल जी। और आज के मुख्य वक्ता ऋषि राज जी का अभिनंदन, बहुत सुंदर आपके विचार। एक तकनीकी बैकग्राउंड का पढ़ाई करने के बाद आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ आप मुड़े। निश्चित रूप से आप आदर्श हैं, आप भी एक आदर्श हैं। जो भी आपके लोग होंगे, जो भी आपके साथ जुड़े होंगे, निश्चित रूप से उनको आपके अनुभवों का लाभ मिलेगा। मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से आंशिक रूप से सहमत हूँ, कुछ बातों में हो सकता है कि पूर्ण रूप से असहमत भी हूँ। अब इस विषय पर हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्य चीज़ जो मुझे लगती है, वो आपने भी कही है, उसका स्वरूप ये है कि जो पश्चिमी देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि जो क्रांति मशीनों पर आधारित होकर के हुई, उसकी वजह से वहाँ पर उत्पादों का उत्पादन बढ़ा, उसके लिए मार्केट ढूँढने का प्रयास किया, नई चीज़ें बनाने का उन्होंने प्रयास किया और मानव की जो इच्छा होती है कि वो नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है और साथ ही ये नई चीज़ें पैसा भी अपने साथ लेके आया, करेंसी लेके आया। तो इसने हमारे ऊपर जब ये शुरुआत यहाँ पर की कि अपने उत्पादों को बेचना है और तो उसकी मार्केट के रूप में पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ पर उनका प्रभाव रहा, वहाँ पर अपने उत्पादों को भी उन्होंने बेचा और उसकी वजह से हरित क्रांति में भी ऐसा हुआ कि एक मुझे नहीं लगता है कि एक सुनियोजित चरण मतलब एक थी कि शुरुआत से सबको या किसी को मालूम था कि क्या-क्या करना है।
ये आदमी की जो अपनी प्रवृत्ति है उसके अनुसार उत्पादों में भी नए-नए चीज़ों का आविष्कार किया गया। उस आविष्कार को उस समय की व्यवस्था के अंतर्गत सराहा भी गया, उसमें उसकी चीज़ को समझा गया और उसको वहाँ यहाँ के कृषकों ने भी और अन्य जगह के जो भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर अपनाने का प्रयास किया। तो इसमें बिल्कुल सत्य बात है कि हमारी जो लेकिन इसका प्रभाव ये रहा कि हमारी जो अपनी व्यवस्थाएँ थी, जो कि कई सैकड़ों हज़ारों साल से चलती आ रही थी, वो ध्वस्त हो गई, वो उसका सामना नहीं कर पाईं क्योंकि उस समय जो शासन था वो भी ऐसी उसका था, हमारा अपना शासन तो था ही नहीं और हमारी अपनी जो सोच थी उसको भी धीरे-धीरे खत्म करने का भी एक प्रयास एक समन्वित प्रयास के अंतर्गत और ये आदमी की जो नीड है या उसको बताया गया कि तुम्हारी आवश्यकता है जैसा एडवर्टाइजिंग में करते हैं। आपको आवश्यकता नहीं होती है फिर भी आपको बताया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, इससे आप सुंदर लगेंगे, इससे आपकी छवि बहुत अच्छी लगेगी, आप इस तरह से ऐसे जुड़ जाएँगे। तो ऐसी आवश्यकताओं के साथ जो है अनावश्यक आवश्यकताओं के साथ उसको जोड़ते हुए जब इस चीज़ को किया गया, तो हमारे मन में भी एक प्रलोभन की एक वो रहती है और उसकी वजह से हमें पहले के मुकाबले कुछ अच्छा करने की लगता है और ऐसा भी था उस समय कि खेती में बहुत मेहनत का काम था। तो ऐसा लगा कि एक ट्रैक्टर अगर आ गया, तो आपका देखो ये काम अभी 2 बैल 1 महीना 10 दिन में करते थे, इसने तो 2 घंटे में कर दिया है। तो ऐसी जब चीज़ों को बताया जाता है तो निश्चित रूप से आदमी को लगता है कि हाँ, अगर मुझे इतना मेहनत मुझे कम करनी पड़े, तो मेरा समय बचेगा और मैं ज़रा-सी कुछ और करूँगा या मैं आराम करूँगा। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति को, ऐसी हमारी नीड को एक्सप्लॉइट करते हुए और साथ ही हमारी पुरातन संस्कृति को पूर्ण रूप से धीरे-धीरे हटाने का भी वो स्वतः ही हट गई, उसको किसी ने हटाने का प्रयास किया हो या नहीं किया हो, वह स्वतः ही उसमें रहा। इसी तरह से जब ये हरित क्रांति का भी समय आया, तो उस समय भी जो पश्चिमी देशों को अपना उत्पाद बेचना था, भारत में उस समय भुखमरी की स्थिति थी, उससे बचने का था। तो इसमें ये चीज़ों का इंट्रोडक्शन जब हुआ, वैज्ञानिक भी जब आए, तो उनको भी चैलेंज था कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएँ। तो उस समय की नीड के आधार पर ऐसा ये हरित क्रांति भी वहाँ पर सफल हो पाई। लेकिन आंशिक रूप से ही सफल हो पाई, केवल हरित क्रांति के क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ थी, वहाँ पर ही इसको सफलता मिली। बाकी जगह पर जहाँ सुविधाएँ नहीं थी, वहाँ हरित क्रांति को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई या आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। अब आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमारी अपनी जानकारी का स्तर बढ़ गया है और हम अपने आस-पास के हुए बदलाव को देख रहे हैं, हमारी नीड अब प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं, सबकी बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो एक 50 साल पहले आवश्यकता ये थी कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएँ, उस विषय पर बताने वालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आज के तारीख में प्राकृतिक और जैविक खेती को बताने वाले, करने वाले, उन लोगों के अनुभव से सीखने की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो समय के अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं और आज के ज़माने में जब हमारे अंदर भी और हमारे सरकार भी इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित कर रही है, तो एक माहौल बना हुआ है। उस माहौल का लाभ लेते हुए हम अपने आस-पास जितने भी लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करें और इसमें भी नए विकल्प हमें लगातार ढूँढते रहने हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे इस योगाहार मंच में एक सज्जन आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के डॉक्टर क्या नाम था झांसी से जो थे, मैं भूल गया उनका नाम। तो उन्होंने जीवामृत को बिना गोबर और गोमूत्र बनाने का तरीके पर अपने अनुभव बताए और मैं उनके ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ। उनके उनके जो कार्य हैं, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बताया है और बहुत सारे लोग इस चीज़ का स्वतः ही अपने इसमें बिना किसी प्रोजेक्ट के या किसी अन्य उसके उसको स्वतः ही उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं मुझे कहना है कि गोबर गौमूत्र की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पर गोबर गौमूत्र नहीं है, वहाँ पर इस तरह के विकल्प को भी एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये खेती, प्राकृतिक खेती का जो कार्य है, जैसा आपने बताया है,
हम सबकी वही स्थिति है, मालूम हमें प्रकृति के बारे में 1% से भी कम है और लेकिन हम उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं और जो जितना ज़्यादा सीखने का प्रयास कर रहा है, उतने ही नए दरवाजे और नई खिड़कियाँ उसके लिए खुल जा रही हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जिसको हमें मालूम नहीं है। तो हम रोज़ प्रतिदिन अगर इसमें खेत में अगर हम काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाती है, बशर्ते कि हमारे अंदर सीखने की ललक हो। तो अगर हम सीखना चाहें तो लगातार सीख सकते हैं। मुझे लगता है 100 साल भी अगर किसी व्यक्ति को सीखते हुए लगातार करें, वो भी कम है, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक रूप से विरासत में जो ऋषि कृषि हमें मिली हुई थी, उसमें उनके इतने सैकड़ों हजारों साल का शोध और अपने आराम से उन्होंने जो सीखा है और उसको उपयोग में किया गया है विभिन्न आयामों को, वो निश्चित रूप से उस तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आज के ज़माने में जो साइंस और टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का जो ज़माना है, उसके माध्यम से शायद हम जल्दी सीख सकें। हमारे पास अब यूट्यूब के माध्यम है और बाकी और फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम है, अलग-अलग तरह के ऐप्स हैं, उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं और नई-नई चीज़ों पर कार्य अभी हो रहा है। लेकिन केंद्र बिंदु हमारा यही रहे कि ऋषि खेती आधारित और स्थायी कृषि के आधारित प्राकृतिक खेती को हम कैसे अपना बैलेंस बना सकें, बैलेंस उत्पादन का भी बैलेंस बना सकें और प्रकृति का भी बैलेंस बना सकें। इतना मुझे आज के मुख्य वक्ता के बातों से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, उन सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ मेरे विचार थे, मैंने उसको भी आपके सामने रखा। आशा है कि आप इस मंच पर लगातार जुड़ते रहेंगे और हमारे कुछ सत्र जो नियमित रूप से चलते जा रहे हैं, उदाहरण के लिए शनिवार का जो डॉक्टर चौहान का सत्र है, उसमें हम जीवाणुओं पर बातचीत कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से और उनका भी ये मानना है कि केवल 5% से भी कम जो सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में ही हमें अभी तक के जानकारी मिली है। बाकी अभी भी हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। ये उन वैज्ञानिकों की बात है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी 40-50 साल सूक्ष्म जीवों के प्रति ही समर्पित की। तो रास्ता जीवन में बहुत लंबा है, आशा है इस रास्ते पर हम लोग सामूहिक रूप से चल के अब कुछ नया सीख पाएँगे, नया कुछ कर पाएँगे। जी, धन्यवाद। नारायण जी। जी ओम। पवन भैया बहुत ही सुंदर, और आपके विचार तो बहुत ही, आपकी जो सुझाव रहते हैं बहुत ही अनमोल रहते हैं। और मैं तो इस सदन में आपको धर्मराज की उपाधि, युधिष्ठिर की उपाधि दूंगा। जैसे हमारे मेहरा जी को मैंने भीष्म पितामह की उपाधि दी है, आप हमारे सदन के धर्मराज हैं। आपको सुझाव बहुत ही अनमोल रहते हैं। और मैं ऋषिराज भैया से भी ये भी कहूंगा कि आप सदा जुड़ते रहें। अशोक भैया का हैंड रेज है, अशोक भैया अपने रखें, पूछें। अशोक जी। जी ओम। सदन को प्रणाम। नए जोश और नए उमंग और उत्साह के साथ ऋषि जी खेती कर रहे हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी बात है और उनका इस सदन में स्वागत भी है। और ऐसे नवयुवक अगर ऐसी खेती करते हैं तो निश्चित रूप से ही लोगों को इससे प्रेरणा मिलती। मेरा प्रश्न ये है कि कितने एकड़ में, कितनी जमीन है और ये कितने एकड़ में करते हैं ये प्राकृतिक खेती, तो कितने जानवर हैं? जी, मेरे पास अभी 12 से 13 देशी गौवंश की गौमाताएं हैं और 50 एकड़ में मेरी पारंपरिक खेती होती है। उनमें से लगभग 2 से 2.5 एकड़ में मैं अपनी ये प्राकृतिक खेती करता हूँ। तो पूरी में क्यों नहीं कर पाते? मेरे साथ समस्या रोड की है। मेरे यहाँ रोड नहीं है, खेत जो है 2 किलोमीटर अंदर है कच्चे में, जिसमें बारिश में मुझे बहुत अधिक समस्या होती है। अच्छा, कब से कर रहे हो आप? जी 2017 से खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती 2018 से कर रहा हूँ मैं। ये गेहूं कैसे पैदा होता है? गेहूँ अच्छा निकलता है। गेहूँ पर जो हाइब्रिड बीज है, उसका उत्पादन अभी तक ले रहा था। पिछले वर्ष से मैंने वंशी और सोना मोती मुझे मिला है, तो वो सिर्फ बीज बनाने के लिए आया, पर लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ गेहूँ निकलता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता लगती है, तो प्राकृतिक खेती में थोड़ा संभव नहीं हो पाता। जी ओम, धन्यवाद धन्यवाद। करते रहो, खोजते रहो, देखते रहो, इसमें बहुत सी चीजें हैं इसमें। जी और जी समय।
पवन जी ने इसके बारे में गागर में जो सागर है उन्होंने जो निचोड़ पूरा इसका जो था पूरा निचोड़ इसमें निकाल दिया है। लेकिन प्राकृतिक खेती बढ़िया करते रहो, बहुत अच्छी चीज। ओम जी नमस्कार। जी समय हो चुका है। वैसे एक सुरजीत जी का हैंड रेज है, सुरजीत जी पूछना चाहते कुछ। किसान भाइयों नमस्कार। तो ऋषि जी ने बहुत अच्छा से बताया, सही बात है। मैं आयुर्वेद से आपसे एक बात कहना चाह रहा था सर, ये हम पतंजलि के मंच का यूज कर रहे हैं। अगर ऋषि जी को भी और जैविक किसानों को सभी को अपने अनाज की बिक्री की दिक्कत है, पतंजलि हमें क्या सहयोग दे रहा है, मैं ये जानना चाह रहा था। हेलो जी सर। हाँ जी। जी मैं नमस्कार सबको। मैं ये जी बोल रहा हाँ हूँ कि प्रदीप जी। 6 और 7 तारीख को नरसिंहपुर में ताराचंद बेल जी की कार्यशाला है। जो भी सज्जन चलना चाहें वहाँ पे सब व्यवस्था है, तो उसके लिए मैं जानकारी देना चाह रहा था। धन्यवाद। जी 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 वैसे अपना समय हो चुका है और मैं अब डॉक्टर रोशन लाल जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस सदन का समापन करें और अपने विचार रखते हुए इस सदन का समापन करें। जी ओम। बहुत सुंदर चर्चा हुई आदरणीय ऋषिराज राजपूत जी के साथ, और आपने जो अपने अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर किए, निश्चित रूप से ये रूप सिंह भैया म्यूट कर दीजिए। जी रूप सिंह भैया म्यूट कर दें। रूप सिंह भैया अपना माइक बंद करें। जी सर। जी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। रूप सिंह भैया फिर से आप भैया, आप इसमें जैसे सर को धर्मराज युधिष्ठिर की उपाधि दी है ना, जी जी उसी तरह रूप सिंह भैया हमारे अर्जुन है। रूप सिंह रूप सिंह भैया आप प्राकृतिक खेती के अर्जुन है वो। जी जी ओम। बड़ी उपाधि तो नहीं है, पर हम भी प्राकृतिक खेती की में लगे हैं। और मैं ऋषिराज भाई साहब से कहना चाहा था कि आपके पास जो जैविक उत्पाद रहे हैं, तो हमारा मार्केट लगता है इटारसी में प्रति रविवार। जी तो इसमें आप अपने जैविक उत्पाद लेकर सादर आमंत्रित है उसमें, और आप अपने उत्पादन का खुद मूल्य तय करेंगे जी और उसकी जो ग्रेडिंग पैकिंग प्रोसेस जो होगी वो करके लेके आए आप बाजार में, आपको उचित मूल्य मिलेंगे। जी उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। इसे इटारसी मार्केट पे तो एक बार वो राकेश भैया से मेरी चर्चा भी हुई थी। मैं कि हमारे जो उत्पाद हैं वो हम इटारसी ला सकते हैं क्या। भैया जरूर ला सकते हैं, हर इतवार लगता ही है बाजार में। हाँ चलो ठीक है। अब डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वो समापन करें अपने विचार रखते हुए। समय हो गया है वैसे। जी क्योंकि समय का ध्यान रखें और माइक सब अपने माइक म्यूट और उसके बाद म्यूट कर दें। ये एक हमारा जो नियम है उसका पालन सभी लोग करें, तो सबकी बात एक दूसरे को समझ में आती है। आदरणीय ऋषिराज जी ने बहुत विस्तार से अपनी खेती के तौर तरीके के बारे में चर्चा की। निश्चित रूप से आप अभी खेती को जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको जो खेती के तौर तरीके में जो सफलता मिल रही है वो और आगे बढ़े, और प्राकृतिक खेती में आप और अभी जो आप 2 एकड़ में कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से ये सभी के लिए और हमारे समाज के लिए हितकर होगा। आप अपने प्रयास करते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें इस प्रकार की खेती के लिए। ये समय की मांग है, क्योंकि आज की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए हमें इस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज को उस ओर ले जाना पड़ेगा। तो हमने जो सीखा है उन तौर तरीकों को हम लोगों को बताएं, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, और किस तरह से हम
इनसे लाभ ले सकते हैं और हमारे लिए किस तरह से ये चीज़ें लाभदायक हैं। कई चीज़ें हैं जिन पर आगे भी हम सदन में लगातार चर्चा करते रहेंगे। जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है, खेती अनंत विषय है। जैसे ईश्वर की बात हम करते हैं कि वो अनंत है, वैसे ही कृषि और उसकी चर्चाएं अनंत है। हम जब तक करते रहेंगे तब तक हमारे पास विषय आते रहेंगे। हम कल पुनः नए विषय के साथ, नए जोश के साथ, नए योगाचार्य के साथ पुनः मिलेंगे सुबह 5:30 बजे और योग और इस आहार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। आज के योगाचार्य जी जो स्थानापन्न के रूप में उपस्थित हुए थे, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, जिन्होंने बहुत सुंदर योग कराया, और आज की हनुमान चालीसा भी हमारे हीरालाल जी कुशवाहा ने बहुत सुंदर तरीके से कही, उनका भी हृदय से अभिनंदन। आप सभी जुड़े, सभी का आभार, अभिनंदन। जी ओम। जी ओम, जी ओम। आदरणीय मीना जी का